ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करें। ऑल सेट, पूरा फोकस इधर है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था गाइस? हम लोगों ने कुछ सो गाइस व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, हम लोगों ने इनकम मेथड देखा था लास्ट 2 क्लासेस में। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इनकम मेथड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सो मैंने आपको ये बताया कि अगर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को अगर आप ऐड कर लो, जिसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही आपका इनकम मेथड होता है। और फिर हमने इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस करे। अब गाइस और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं, बट व्हाट आई वांट कि मैं आपको तीसरा मेथड भी एक्सप्लेन कर दूं, ताकि रह क्या जाए, सिर्फ प्रैक्टिकल वाला पार्ट रह जाए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सपेंडिचर मेथड टुडे। ठीक, चलिए। सो गाइस व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था। वापस वहीं से ही शुरू कर रहा हूं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने देखा था कि यहाँ पर तीन, हमारे इकोनॉमी में जो इनकम जनरेट होती है और जो रोटेट होती है, उसके 3 फेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। पहला कौन सा होता है? प्रोडक्शन स्टेज, जहां पर प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक, तो यहां पर जो मेथड हमने यूज करा था वो था वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ने क्या देखा कि प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन यूनिट्स पे, तो जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन करने में हेल्प करी है उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो उसे फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो वो स्टेज होती है हमारी इनकम स्टेज। तो यहां पर हमने मेथड कौन सा किया? हमने करा इनकम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब फैक्टर्स के पास इनकम आ गई, वो क्या करते हैं? वो लोग खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो थर्ड स्टेज का नाम क्या होता है? कंजम्पशन स्टेज। और कंजम्पशन स्टेज पर जो हम लोग मेथड यूज करते हैं नेशनल इनकम का, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। सो फर्स्ट वाले मेथड में आपने क्या किया गाइस? जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स थे, सबके प्रोडक्शन को, ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड कर दिया, तो आपको पता चल गया आपके देश का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, वही आपके देश की नेशनल इनकम हो गई। सेकेंड मेथड में आपने क्या करा? आपके इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी इनकम को ऐड कर लिया, तो आपको आपके नेशन की नेशनल इनकम मिल गई। वो इनकम मेथड था। अब आप क्या करोगे? एक्सपेंडिचर मेथड में जितने भी हमारे इकोनॉमी में जो भी लोग हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट्स हो, वो जो खर्चा करेंगे, वो खर्चा किसके ऊपर करते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसी के ऊपर। तो जितना प्रोडक्शन हुआ है उतनी ही इनकम होगी, और जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन होगा। ये हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ चुके हैं। तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से में क्या करें, सारे लोगों का एक्सपेंडिचर कहाँ खर्चा कर रहे हैं, उनके एक्सपेंडिचर को अगर आप ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? अगेन आपको आपके इकोनॉमी की नेशनल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वाले मेथड में हमारा टोटल फोकस किसके ऊपर होगा? एक्सपेंडिचर के ऊपर। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलिए, ग्रेट। सो सो हमने क्या देखा, हम यहां पर क्या देखेंगे? दिस दिस मेथड measures the national income as sum total of final expenditures incurred by household, business firms, government and foreigners। क्या करेंगे इस मेथड में? हमारी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? सम टोटल, सबका टोटल कर देंगे। किस चीज का टोटल करेंगे? ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्चा हो रहा है, अल्टीमेट खर्चा हो रहा है, कौन खर्चा करेगा? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब वही इंडिविजुअल्स। दूसरे कौन है? बिजनेस फर्म्स, जो बिजनेस यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। तीसरी कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, तो उसका खर्चा भी जोड़ना पड़ेगा। और फॉरेनर्स, फॉरेनर्स भी खर्चा करते हैं। मतलब हम लोग बाहर जाकर खर्चा करते हैं और बाहर वाले लोग हमारे इकोनॉमी में आकर खर्चा करते हैं। तो सबका खर्चा हम लोग ऐड कर लेंगे, तो हमें हमारे देश का टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, विच विल बी इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम। लॉजिक क्लियर है? क्या करने वाले हैं? ग्रेट ग्रेट। तो देखिए, मैंने कौन कौन से 4 वर्ड बोले आपको? बोला हाउस होल्ड, पहला हाउस होल्ड,
मैंने क्या बोला, बिजनेस फर्म्स। तीसरा मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट। और चौथा मैंने क्या बोला, फॉरेन। बस ये चार कंपोनेंट्स को याद रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या क्या ऐड या लेस करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में आप किन किन चीजों को ऐड करते हो, कौन कौन से एक्सपेंडिचर को ऐड करते हो, वो होते हैं कंपोनेंट। जैसे इनकम मेथड में 5 कंपोनेंट्स है, कौन सा, वो हमने याद किया था प्रॉमिस से, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, मिक्स्ड इनकम, इंटरेस्ट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऐसे यहां पर भी इसके भी कंपोनेंट्स होंगे एक्सपेंडिचर मेथड के। कितने कंपोनेंट्स होंगे गाइस, 4। क्योंकि यही 4 लोग तो हैं जो खर्चा करेंगे, और कौन खर्चा करेगा, इसके अलावा है कौन हमारी इकोनॉमी में, कोई है क्या? हम हैं इंडिविजुअल, बिजनेस है, गवर्नमेंट है और फॉरेनर्स है। इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, एलियंस तो आकर खर्चा करेंगे नहीं। ठीक है, सो देर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहला हमने क्या लिखा, हाउस होल्ड। गाइस इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वर्ड्स याद रखिएगा, टेक्निकल चीजें हैं, याद रखिए। याद मैं करवा भी दूंगा आपको शॉर्ट ट्रिक से, जैसे वहां प्रॉमिस बताया था, यहां पर भी आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये किसका खर्चा है, ये हाउस होल्ड का है। मैंने आपको पहले कॉमन सेंस की तरफ बता दिया, ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाए क्या क्या। ठीक है, सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके अंदर क्या क्या आता है सर? बेटा इसके अंदर क्या आएगा, हर वो खर्चा जो किसने किया है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने या प्राइवेट बिजनेसेस ने, क्या बोलते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने, जिनको हम हाउस होल्ड बोलते हैं, या फिर कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक, इन लोगों ने जो भी खर्चा करा है किसके ऊपर, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है गाइस, जो हम कंज्यूम करते हैं। सर थोड़ा सा आप इसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं? बिल्कुल करूंगा, मेरा काम है। ठीक, तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है गाइस, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आयरन खरीदा, लोहा खरीदा। क्यों खरीदा, मैं इससे कूलर बनाकर बेचूंगा। ठीक, तो ये मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, ये मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। क्यों, क्योंकि ये जो मैं खरीद रहा हूं ये मैं खुद यूज नहीं कर रहा हूं, इससे मैं एक नया प्रोडक्ट बना के आगे सेल करूंगा। ठीक है, तो ये कंजम्पशन नहीं है। लेकिन मैंने आयरन खरीदा अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, खुद का घर कंस्ट्रक्शन के लिए, वो घर क्यों यूज होगा, वो घर यूज होगा कि मैं उसमें रहूंगा, तो ये मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। समझ में आया? एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने दूध खरीदा, मिल्क के पैकेट्स खरीदे। क्यों मिल्क के पैकेट्स खरीदे, क्योंकि मेरी शॉप है जहां पर मैं ये वाली चीजें सेल करता हूं, तो मैंने दूध खरीदा सेल करने के लिए। तो जो मैंने दूध का खर्चा किया है ये मेरा कंजम्पशन नहीं है। ठीक है, ये मेरा कंजम्पशन नहीं है, मैंने बिजनेस के लिए खरीदा, इसको मैं बेचूंगा। लेकिन मैं दूध खरीदता हूं किसके लिए, खुद पीने के लिए, अपने घर में यूज करने के लिए, तो ये कंजम्पशन हो गया। समझ में आया? तो यहां पर हमने क्या लिखा है, प्राइवेट फाइनल, प्राइवेट फाइनल, फाइनल 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 मतलब आगे सेल नहीं होगा, कंज्यूम हो जाएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब इसमें हम कौन से खर्चे लेंगे, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड हैं या फिर नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो जो खर्चा करते हैं कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, वो हम इसमें लेंगे। तो आपके नॉलेज के लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, इट रिफर्स टू expenditure incurred by household and private। ऐसे लिखता हूं तो आपको जब नोट्स आपके होंगे ना तो आपको अच्छा मजा आएगा। इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय, किसके थ्रू, बाय प्राइवेट हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस on all types of consumer goods, whether
ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल। किसी भी तरीके का खर्चा करो, बस ये वो खर्चा किसके लिए होना चाहिए? फाइनल कंजम्पशन के लिए होना चाहिए, अल्टीमेट यूज के लिए होना चाहिए। समझ में आया? तो जब मैं ये बोलता हूं कि अल्टीमेट यूज के लिए होना चाहिए, तो कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा तेज चलता है या फिर जो पहले पढ़े हुए होते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, सर एक बात बताइए, आपने दूध खरीदा, आपने खुद के घर के यूज करने के लिए, तो समझ गए ये कंज्यूमर गुड्स है, कंजम्पशन है, ठीक। आपने आयरन आयरन खरीदा अपना घर बनाने के लिए, ये भी हम समझ गए कि कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन आपने घर खरीदा या घर का कंस्ट्रक्शन करवाने पे आपने खर्चा किया, ये भी कंज्यूमर का गुड्स है क्या? कंज्यूमर गुड्स है क्या? ये भी एक्सपेंडिचर है क्या? तो मैंने बोला बेटा आप दो क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर ये कंज्यूमर गुड्स है क्या, ये एक्सपेंडिचर है? ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हो गए। तो मैं बोलूंगा कि ये एक्सपेंडिचर तो है, खर्चा तो है, लेकिन ये कंज्यूमर गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां एक फिक्स्ड एसेट्स बन के तैयार हो रहा है, और फिक्स्ड एसेट्स भी खर्चों में आता है, लेकिन उसकी कैटेगरी अलग हमारी है, हम आगे पढ़ेंगे। तो इस कैटेगरी में फिक्स्ड एसेट्स नहीं आएंगे, याद रखिएगा। क्या बोला? इस कैटेगरी में फिक्स्ड एसेट्स नहीं आएंगे। फिक्स्ड एसेट्स भी खर्चा होता है, क्योंकि अगर मैंने करंट ईयर में घर के ऊपर खर्चा किया है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर या खरीदने के लिए, तो ये भी एक तरीके का खर्चा है, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड में आना चाहिए। बट उसके लिए कैटेगरी हमारे पास अलग है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। किसी को यहां कोई क्वेश्चन? नहीं। तो मैं यहां पर आपके नॉलेज के लिए लिख भी देता हूं। क्या लिख देता हूं यहां स्टार मार्क करके? द एक्सपेंडिचर incurred on purchase or construction of owner occupied houses is treated as capital formation, ठीक है, and not be included in private final consumption expenditure। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो खर्चा आप कंस्ट्रक्शन या खरीदने के लिए कर रहे हो, किसको? फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए कर रहे हो, वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? वो कैपिटल फॉर्मेशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट है, वो इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है। मतलब सारे खर्चे आ जाएंगे किसके? हाउस होल्ड के और नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस के, ठीक है सर। जो तो हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है वो आप इसमें ले रहे हो, नॉन प्रॉफिट बिजनेस खर्चा कर रहा है वो आप इसमें ले रहे हो। तो जो बिजनेसेस खर्चा करते हैं, जैसे आपका बिजनेस है सर, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो भी खर्चे करता है, तो क्या वो इस कैटेगरी में आएगा? नहीं, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। उसके लिए तो सर वो खर्चा नहीं है क्या? है, लेकिन उसके लिए अलग कैटेगरी बनाई है। तो ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, ये टोटली बिलोंग करती है हाउस होल्ड को। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाती है, एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस। तो यहां पर हमारी फिर बी कैटेगरी शुरू होती है। बी कैटेगरी का नाम क्या है? वो है, तो अब हमारी ये ऊपर वाला क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड कैटेगरी जो आती है वो आती है हमारी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ऊपर हमने क्या करा? हाउस होल्ड का खर्चा लिया, यहां पर हम क्या लेंगे? गवर्नमेंट का खर्चा लेंगे। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, सर गवर्नमेंट किस चीज पे ऊपर खर्चा करती है? गाइस देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है? हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, प्लस बहुत सारी सर्विसेज ऐसी है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, किसको? अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। जैसे डिफेंस की सर्विसेज, तो जो डिफेंस एम्प्लॉयज को सैलरी जाती है वो गवर्नमेंट का खर्चा है। कौन सा खर्चा है? कंजम्पशन खर्चा है। लेकिन गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जिससे जैसे हाईवेज बनाती है, रोड्स बनाती है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, वो भी एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो क्या है? वो कैपिटल फॉर्मेशन है, वहां फिक्स एसेट्स बन रहा है। तो देखिए मैं वर्ड बार बार क्या लिख रहा हूं, ऊपर भी मैंने क्या लिखा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम कंज्यूम करेंगे अल्टीमेटली। यहां पर मैंने क्या लिखा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, तो इसमें क्या इंक्लूड होगा? इसमें इंक्लूड होगा, इट रेफर्स
It refers to the expenditure incurred by general government, various administrative services like defense, law and order, एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, कौन सा खर्चा कर रही है यहां पर मैंने वर्ड इसको मैं इटैलिक में कर देता हूं, ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे पुलिस वाले हैं यहाँ, आर्मी वाले, डिफेंस। तो ये क्या करते हैं, ये डिफेंस करते हैं, तो इनको जो सैलरी दी जाती है वो गवर्नमेंट के खाते से जाती है, वो गवर्नमेंट का खर्चा है। आपको बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनकी जो सैलरी जाती है वो गवर्नमेंट के खर्चे में जाती है। पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, उनकी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट का खर्चा है, वो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। पोस्टल डिपार्टमेंट है आपका, पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो या जो खर्चे हैं जो भी है वो सब गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। समझ में आया? तो आपकी एजुकेशन पे, मतलब बच्चों को स्कॉलरशिप देना या एजुकेशन के लिए जो भी खर्चा करती है, वो सारे खर्चे गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यहां पर इंक्लूड हो जाएंगे। समझ में आया? उसके बाद क्या है, ये सेकेंड हेडिंग हो गई, इसको भी हम हरा भरा कर देते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है गाइस आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए ऊपर जो दो हेडिंग थी ये दोनों, इसमें हमने क्या लिया था, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गाइस वीडियोस ऑन रखेंगे। तो पहले जो दो हेडिंग्स थे वहां पर हमने क्या लिया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो हाउस होल्ड ने खर्चा करा फिक्स एसेट्स को बनाने में, वो तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। जो गवर्नमेंट ने खर्चा करा फिक्स एसेट्स बनाने के लिए, वो तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके लिए यही वाली हेडिंग है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। गाइस कैपिटल फॉर्मेशन को हमेशा फिक्स्ड एसेट्स के नाम से याद रखिएगा। एग्जैक्टली फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, बट आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, कभी भी कोई फिक्स्ड एसेट्स टाइप की चीज आ जाए ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स वाली टाइप की चीज आ जाए, तो समझ लीजिए वो कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? इट रेफर्स टू द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। अब देखिए यहां पे मैंने फिक्स्ड एसेट्स नहीं लिखा, मैंने क्या वर्ड लिखा है, कैपिटल स्टॉक। गाइस ये कैपिटल स्टॉक जो है ना, इस वर्ड के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं वैल्यू एडेड मेथड में, कि हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स, मतलब जो हम कैपिटल एसेट्स की बात करते हैं ना, उसमें हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स नहीं लेते, जो हमारा चेंज इन इन्वेंट्री होता है ना, चेंज इन स्टॉक, वो भी कैपिटल स्टॉक की कैटेगरी में आता है। तो सर आप क्या बोलना चाहते हैं? गाइस मैं ये बोलना चाहता हूं कि कैपिटल स्टॉक इज इक्वल्स टू क्या क्या हो जाता है, इसमें आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पर बच्चे थोड़ा सा उलझ जाते हैं, तो मैं आपको पहले से ही इंडिकेटर बता देता हूं यहां पर कहां उलझन है। तो जो मैंने हेडिंग लिखी है ये वाली, और जो मैंने ये वर्ड लिखा है, ये दोनों दिखने में सेम लगते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखिए मैंने यहां पर कहीं पर भी फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा है, इधर बीच में कहीं पर भी। यहां सिर्फ क्या वर्ड लिखा है, कैपिटल वर्ड लिखा है, जबकि यहां मैंने क्या लिखा है, फिक्स्ड लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल। तो ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये ओनली फिक्स्ड एसेट्स को बिलोंग करती है। सो इसके आज के बाद से कभी भी आप ये वर्ड सुने ना, कैपिटल स्टॉक या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ये वर्ड सुने ना, मतलब इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स भी इंक्लूड है और इसके अंदर चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड है, चेंज इन स्टॉक। समझ में आया? तो जो ये कैपिटल स्टॉक वर्ड है, तो यहां पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक है
कैपिटल फॉर्मेशन और एक है फिक्स्ड कैपिटल, अलग अलग है। जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इन एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स। और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स प्लस चेंज इन स्टॉक। समझ में आया? तो ये बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये दोनों वर्ड कंफ्यूज करते हैं। अगर सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड लिखा है उसके साथ फिक्स्ड नहीं लिखा है, वो बड़ा वर्ड है, उसके अंदर फिक्स्ड इंक्लूड है, उसके अंदर चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड है। और अगर किसी कैपिटल के आगे फिक्स्ड लिखा हुआ है तो मतलब वो सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा है। ये समझ में आया? बहुत बढ़िया, यही चीज मुझे समझानी थी। तो यहां पर ये जो अपना ग्रॉस डोमेस्टिक, ये जो हेडिंग है अभी अपनी वाली, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये अगर इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, इसके अंदर आपका इंक्लूड हो जाएगा पहला क्या? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो मैंने फिक्स्ड लिख लिया, फिक्स्ड लिख लिया मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? इट रेफर्स टू incurred on purchase of fixed assets by, कौन कौन फिक्स एसेट्स खरीदेगा? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बिजनेस यूनिट्स हैं जो वो अपने फिक्स एसेट्स खरीदते हैं। दूसरा रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन मतलब जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, हाउस होल्ड है, जो वो लोग कंस्ट्रक्शन में या फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट जो फिक्स एसेट्स के ऊपर खर्चा करती है, ठीक है ना, क्या क्या बनाती है? हवाई अड्डे बनाती है, रोड्स बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, ये सब। तो ये देखो ये किसका है? ये जो बिजनेस प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो जो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इंडिविजुअल्स जो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये गवर्नमेंट जो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। तीनों के फिक्स एसेट्स को जोड़ दोगे फिक्स एसेट को, तो आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। और दूसरा चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है गाइस? चेंज इन स्टॉक हमने देखा था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में। समझ में आया? सो याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा कि कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा वर्ड होता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन छोटा वर्ड होता है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर फिक्स्ड कैपिटल और चेंज इन स्टॉक दोनों आता है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ये दो चीजें आपकी आएंगी। तो इसको भी हरा भरा कर दे फिर। आज मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान दूंगा ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर सके। चलिए, तो चार चीजों की बात करी थी। पहला हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा हो गया कैपिटल फॉर्मेशन, और चौथा और लास्ट फॉरेनर्स का खर्चा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं गाइस? नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है, इट रेफर्स between exports and imports of a country during a period of 1 year। मतलब आपके नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक्स, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स,
और एक वर्ड यूज करते हैं कैपिटल एम, एम का मतलब होता है इंपोर्ट्स। आई यूज नहीं करते इंपोर्ट के लिए, याद रखेगा, एम यूज करते हैं। सो आपके नेट एक्सपोर्ट्स, एन ई नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमको पता है क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब फॉरेनर्स हमारे डोमेस्टिक गुड्स को खरीदते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। जब फॉरेनर्स हमारे गुड्स को खरीदते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हम उनको गुड्स बेच रहे हैं तो हमारे देश से गुड्स जा रहा है, एक्सपोर्ट। और जब रेसिडेंट पर्सन फॉरेन के गुड्स को खरीदता है या सर्विसेज को खरीदता है उसको बोलते हैं इंपोर्ट। हम वहां से गुड्स या सर्विसेज लेकर आ रहे हैं, इंपोर्ट। तो आपके लिए चलिए मैं लिख भी लेता हूं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डेफिनेशन। एक्सपोर्ट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स ऑन परचेज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज। और इंपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर by residents persons on foreign goods। तो हम जब एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं तो हम सिर्फ एक्सपोर्ट का खर्चा नहीं लेते हैं, हम नेट एक्सपोर्ट्स लेते हैं, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट माइनस करके। सो गाइज यहां से इसको भी पहले हरा भरा कर दें। मैं आपको कौन सा मेथड करवा रहा हूं, मैं आपको करवा रहा हूं एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, 4 कंपोनेंट्स है। कौन कौन से कंपोनेंट है। पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या आता है, जो प्राइवेट हाउस होल्ड होते हैं और जो नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस होते हैं उनका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है। बी में क्या आ जाता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या आता है, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। तीसरा क्या आ जाता है, ग्रॉस फिक्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चौथा आ जाता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट। सर इसको याद कैसे करेंगे, तो अगर आपको सीधा सीधा याद हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं क्या करता हूं, मुझे अगर कभी नहीं याद होता है तो मैं हमेशा हर चीज के लिए एक सिंगल वर्ड बना देता हूं। जैसे ऊपर इनकम मेथड के लिए प्रॉमिस बनाया था, इसके लिए मैंने क्या बना दिया, प्रिगोसी से मुझे याद रहता है ये वर्ड क्यों बना, कैसे बना, बस ये प्रोनाउंस करने में, इसका मतलब कुछ नहीं है, प्रोनाउंस करने में याद रहता है। प्रिगोसी एक वर्ड आप भी देखिएगा, आपको भी लॉन्ग टर्म के लिए ये वर्ड याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है, प्रिगोसी प्रिगोसी। तो प्रिगोसी क्या है, देखिए सबसे पहले फिर है गो, फिर है सी, और फिर ई। ये पी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये बेटे याद रखेंगे। जी से गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्री मतलब प्राइवेट, जी मतलब GO मतलब गवर्नमेंट, सी मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, सी मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। अब गाइज यहां पर आप याद क्या रखेंगे, जब कैपिटल फॉर्मेशन का नाम आएगा तो मैं बार बार हर जगह एक ही वर्ड लिख रहा था। क्या वर्ड लिख रहा था, देखिए ग्रॉस 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 लिख रहे थे हम लोग नेट फिक्स्ड एसेट्स नहीं लिखेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करना है, विदाउट डेप्रिसिएशन माइनस किए हुए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। और ई मतलब, ई को याद रखेंगे एक्सपोर्ट से, लेकिन कौन सा एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इसको थोड़ा कसाटा स्कीम बना देते हैं, रुकिए, ये ऐसे याद रख लीजिएगा, बहुत सी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, ये सारे क्या थे, ये कंपोनेंट नेशनल इनकम है यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड 4 अपने हैं। ठीक है, इंटरलाइन कर दे क्या, नहीं छोड़िए बहुत हो गया। अब देखिए मैंने एक वर्ड बताया था आपको, कौन सा, ये वाला,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिक्स्ड एसेट्स। तो इसको भी मैं आपको थोड़ा टेबुलर फॉर्मेट में बता देता हूँ, क्यों? क्योंकि याद रखने में थोड़ा सा इजी रहता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया था याद रखने के लिए कि फिक्स्ड एसेट्स, ठीक। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट्स होते हैं गाइस। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक होता है आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा क्या होता है? चेंज इन इन्वेंटरी। दोनों मिलकर ही कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा वर्ड है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन छोटा वर्ड है। कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर फिक्स्ड कैपिटल और चेंज इन इन्वेंटरी दोनों आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे। और ये जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके अंदर तीन तरीके की फिक्स्ड एसेट्स हैं। कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स आते हैं? एक फिक्स्ड एसेट्स आपके बिजनेस के, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। एक आते हैं आपके इंडिविजुअल्स के, जिसको हम बोलते हैं रेसिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। और तीसरे आते हैं आपके गवर्नमेंट के, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। पब्लिक आ गया मतलब गवर्नमेंट की बात आ गई, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं टेबुलर फॉर्मेट में, क्योंकि ये काम आएगा बहुत। सो हमने क्या बोला? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये कैसे बनेगा? ये इसके दो पार्ट्स हैं, ये दो चीजें मिलकर। और जो फिक्स कैपिटल है उसके तीन पार्ट है, बिजनेस के फिक्स एसेट्स, इंडिविजुअल्स के फिक्स एसेट्स और गवर्नमेंट के फिक्स एसेट्स, ठीक है। ठीक है, सो गाइज आज की क्लास में हम लोग क्या करें? आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड का थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब हमारी तीन क्लासेस और रह गई हैं, और इन्हीं तीनों क्लासेस में हमें क्या करना है? सिर्फ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल करना है, ठीक। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है, वो भी प्रैक्टिकल पार्ट। इसलिए प्रैक्टिकल पे हमें, मैंने और बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको ऑलरेडी करवाए हैं, लेकिन कल क्या मेथड के थे? जीबीए वाला मेथड किया तो जीबीए वाले क्वेश्चन, इनकम मेथड था तो इनकम वाला क्वेश्चन, ठीक। और ये वाला, चलिए आज इसका एक और कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं करते, छोड़िए। ठीक है, सलोनी मुंह मत बनाओ, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कल क्या करेंगे? कल हम इस मेथड के 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और फिर आ जाएंगे मिक्सचर वाले क्वेश्चन में, जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी और हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगेगा। कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा भी आ सकता है जिसमें दोनों मेथड्स, दो मेथड्स लगेंगे एक सिंगल क्वेश्चन में। सो नाउ हमारा रह गया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, और जैसे ही ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर खत्म। तो हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में? 4। प्राइवेट खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और फॉरिनर्स का खर्चा मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। प्रीगोसी, प्रीगोसी ये जुबान पर चढ़ जाएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही करें। बाय गाइज।